अगर मैं आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉट्स अपना ही पेशाब पीते हैं तो क्या आप बिलीव करोगे? ज्यादा लंबे टाइम तक स्पेस में रहने से क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं? एक सवाल आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा, इंडिया आईएसएस का मेंबर नहीं है क्या? कि जो बोन मास लॉस अर्थ पर 1 साल में होता है वही स्पेस में 1 महीने में ही हो जाता है। एक रिसेंट इंटरव्यू में इसरो चेयरमैन ने बोला था कि पैसों की कमी नहीं है, बट स्टिल 2030 में इसको तबाह करने के प्लान तक। इमेजिन बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, लेकिन अर्थ पर नहीं बल्कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े वंडर की, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ध्यान से देखो तो हर एक पीस को कुछ इस तरह से स्पेस में ही असेंबल किया गया है, लेकिन इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने से लेके 2030 में इसको तबाह करने के प्लान तक सब कुछ हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर है क्या, ज्यादा लंबे टाइम तक स्पेस में रहने से क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं, एंड इंडिया का इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एग्जैक्टली रोल क्या है। इस सब के अलावा सबसे ज्यादा मजा इस वीडियो में ये देखने में आएगा कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ आखिर होती कैसी है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो अर्थ के आसपास इस तरह से घूमता रहता है। ये आईएसएस एस्ट्रोनॉट्स के लिए 2 तरह से काम करता है। पहला तो ये उनके लिए घर की तरह होता है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। और दूसरा ये एक ऑफिस या रिसर्च लैब का रोल भी निभाता है जहां एस्ट्रोनॉट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और स्पेस में नई डिस्कवरीज के लिए भी काम करते हैं। इन सिंपल टर्म्स आईएसएस एक ही वक्त में एस्ट्रोनॉट्स के घर और काम करने की लैब दोनों का ही काम करता है। अब अगर बात करें आईएसएस की लोकेशन की तो ये अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस वाली ऑर्बिट में मौजूद है। पहले तो ये समझो कि ऑर्बिट एक ऐसा पाथ या रास्ता होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जैसे प्लेनेट, मून या सैटेलाइट किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता रहता है। ये घूमना ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी यानी कि एक इनविजिबल फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ अपनी ग्रेविटी से मून को अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से ही मून अर्थ के पास इस तरह के एक फिक्स्ड पाथ में यानी कि ऑर्बिट में घूमता रहता है। सिमिलरली जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजते हैं वो भी अर्थ के आसपास अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। इन शॉर्ट ऑर्बिट एक बैलेंस्ड पाथ होता है जिसमें स्पीड और ग्रेविटी दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ताकि ऑब्जेक्ट स्पेस में गिरे भी ना और अपनी जगह से दूर भी ना जाए। अब अर्थ के आसपास कई टाइप्स के ऑर्बिट्स हैं जिसमें सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स रोटेट करते हैं। ये ऑर्बिट्स टोटल 3 तरह के हो सकते हैं। पहला तो है लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा है जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एक एक करके तीनों ही ऑर्बिट्स को समझते हैं, पर शुरुआत लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट से करेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्विकली बस कुछ सेकंड्स में आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी और मजेदार बनाकर मैं अपने इस दूसरे एआई के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल ए फॉर एआई पर डिटेल्ड वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। एआई से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, लियो एक ऐसा ऑर्बिट है जो अर्थ के सरफेस के सबसे करीब है। इस ऑर्बिट की हाइट अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। लियो अर्थ के बहुत पास होता है, इसलिए ही यहाँ से सैटेलाइट्स को अर्थ के सरफेस का क्लियर व्यू मिलता है। ये ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दोनों के लिए ही बेस्ट है। अब यहाँ इस लियो ऑर्बिट में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि ऑर्बिट अर्थ के बहुत करीब है, इसलिए ही यहाँ ऑर्बिट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी ये कि इस ऑर्बिट का रेडियस काफी छोटा है, मतलब यहाँ मौजूद सैटेलाइट को एक छोटा चक्कर ही लगाना होता है। कम डिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कॉम्बिनेशन के कारण सैटेलाइट्स को कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक हायर स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है ताकि वो अर्थ की तरफ ना गिर जाएं। नेक्स्ट ऑर्बिट है मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मियो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक की हाइट पर लोकेटेड है। आप अपने फोन में जो मैप्स यूज करते हो वो इन्हीं सैटेलाइट्स के डेटा पर डिपेंडेड होते हैं। लास्ट ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि जियो। ये ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से लगभग 35,786 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट होता है। मियो का सबसे कॉमन यूज जीपीएस सैटेलाइट्स के लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि लियो में सैटेलाइट्स को बहुत स्पीड से घूमना होता है। अब चूंकि आईएसएस लियो में है तो इसे गिरने से बचने के लिए करीबन 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ता है। इमेजिन करो 150 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए आप वर्सेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड दैट इज 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड अर्थ पर साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट आईएसएस सिर्फ हर 90 मिनट में ही अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऑल्सो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक दिन में अर्थ के 16 चक्कर लगा देता है। अब एक बात आपको जो और पता होनी चाहिए वो ये कि आईएसएस किसी एक कंट्री का नहीं है, बल्कि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें कई अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी शामिल हैं। इन स्पेस एजेंसीज में इंक्लूडेड हैं अमेरिका की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि एएसए और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि सीएसए। इन सब स्पेस एजेंसीज ने आईएसएस के अलग अलग पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन किया है। आईएसएस में शामिल कंट्रीज का नाम सुनकर एक सवाल आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा, इंडिया
आईएसएस का मेंबर नहीं है क्या? जबकि इंडिया ने अपने स्पेस मिशन तो चांद और मार्स पर भी भेजे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईएसएस का फाउंडेशन 1990s में रखा गया था और उस टाइम पर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम यानी कि इसरो अपने इनिशियल स्टेजेस में था और आईएसएस प्रोजेक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव और रिसोर्स इंटेंसिव था। मोरओवर इंडिया ने अपने स्पेस प्रोग्राम के रिसोर्सेज को उन एरियाज में फोकस किया जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशंस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंबर बनने के लिए काफी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि उस समय इंडिया की स्पेस प्रायोरिटीज में नहीं था। इसके अलावा इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को ज्यादा सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था और आईएसएस के साथ जुड़ने का मतलब होता है एक ऐसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम का पार्ट बनना जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी शेयर्ड होती हैं। साल 2010 में इंडिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन करने की अपनी इच्छा तो एक्सप्रेस की थी, लेकिन आईएसएस के अंदर भी काफी पॉलिटिक्स चलती है और इसी पॉलिटिकल डायनेमिक्स के चलते इंडिया ने अपने आप को आईएसएस से दूर ही रखा। फिर साल 2019 में इंडिया ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसरो का प्लैंड स्पेस स्टेशन है, जिसे साल 2028 तक लॉन्च करने का टारगेट है। ये भी अर्थ के ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमेगा, सेम जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता है। इसमें एक टाइम पर 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रह पाएंगे, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मैक्सिमम 13 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। इसका मेन फोकस साइंटिफिक रिसर्च करना होगा, जैसे माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी और मटेरियल्स पर रिसर्च करना। ये इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा, आईएसएस जैसा, पर साइज में छोटा और स्पेसिफिक रिसर्च के लिए तैयार। पर अभी भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि इंडिया आज भी एडवांस स्पेस कैपेबिलिटीज में इतना पीछे क्यों है। देखो, इंडिया का स्पेस बजट नासा जैसी स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में काफी कम है। साल 2024 में इसरो का बजट है $1.95 बिलियन, जबकि नासा का इस साल का बजट है $25 बिलियन। आप खुद देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बात हम में से काफी लोगों को पता है कि एक रिसेंट इंटरव्यू में इसरो चेयरमैन ने बोला था कि पैसों की कमी नहीं है, but still. Now, one thing I want to tell you that we never short of any budget. Many a times what happens is we are unable to spend that money that is allocated. लिमिटेड फंडिंग की वजह से इसरो को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ता है ना, और उसकी वजह से एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट काफी स्लो हो जाता है। इसके अलावा इंडिया ने अभी तक अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च तक नहीं किया है। वैसे तो इंडिया गगनयान मिशन के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। गगनयान मिशन में डिले होने की वजह से इंडिया ने अपने खुद के स्पेस स्टेशन के कंप्लीशन के प्लान को साल 2035 तक शिफ्ट कर दिया है। खैर, आईएसएस स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईएसएस की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसे टुकड़ों में बनाया गया था और फिर स्पेस में ही इसे असेंबल किया गया था। आगे बढ़ने से पहले ये देख, ये है आज का आईएसएस और इसका मेन यूज स्पेस में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई एक अमेरिकन फुटबॉल फील्ड जितनी है, यानी कि लगभग 358 फीट। अब 3D एनिमेशन की मदद से इस आईएसएस का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझो। देखो, आईएसएस का ये वाला पार्ट है इंटीग्रेटेड ट्रस स्ट्रक्चर। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है रशियन सेगमेंट और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट। एक एक करके तीनों ही पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे, लेकिन शुरुआत ट्रस स्ट्रक्चर से करते हैं। ट्रस स्ट्रक्चर आईएसएस की बैकबोन है। इस स्ट्रक्चर पर सोलर पैनल्स, रेडिएटर्स और एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। रशियन सेगमेंट को रशिया की स्पेस एजेंसी यानी कि रोसकॉस्मोस ऑपरेट करती है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए क्वार्टर्स हैं, साथ ही रिसर्च करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। यूएस ऑर्बिटल सेगमेंट को अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ऑपरेट करती है। यही वो पार्ट है जहां यूएस के मॉड्यूल्स के साथ साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे यूरोप, जापान और कनाडा के कंट्रीब्यूशंस भी हैं। इसमें साइंस लैब्स और रहने के लिए क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। जस्ट लाइक हाउ यू बिल्ड अ लीगो स्ट्रक्चर बाय एडिंग वन पीस एट अ टाइम, ठीक उसी तरह आईएसएस को भी जोड़ा गया है। हर मिशन एक नया पीस लेकर जाता था जो आईएसएस के बड़े स्ट्रक्चर में फिट कर दिया जाता था। सबसे पहला मॉड्यूल साल 1998 में रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था जारिया, और कुछ इस तरह से आने वाले 10 सालों में इस आईएसएस में अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ा गया। आईएसएस पर हमेशा कुछ न कुछ नया जुड़ता ही रहता है और इसी सफर में साल 2021 में फ्रिचल नाम का सबसे नया और मॉडर्न मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। इस मॉड्यूल ने आईएसएस की कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। इस आईएसएस के मैक्सिमम पार्ट्स नासा के इस स्पेस शटल के जरिए लॉन्च किए गए हैं। स्पेसिफिकली बताऊं तो स्पेस शटल का मेन मिशन था आईएसएस का कंस्ट्रक्शन करना। स्पेस शटल के करीबन 135 मिशंस कंप्लीट करके आईएसएस को पूरा किया गया है। याद रखना, जब भी मैं मॉड्यूल शब्द का यूज करूंगा तो समझ लेना कि मैं आईएसएस के इन सिलेंड्रिकल टुकड़ों के बारे में बात कर रहा हूं। किन्हीं भी दो मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए हर मॉड्यूल में इस तरह के बर्थिंग पोर्ट्स मौजूद होते हैं। इन बर्थिंग पोर्ट्स को डॉकिंग पार्ट्स भी कहा जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो डॉकिंग पोर्ट यानी कि एक तरह का पार्किंग स्पॉट। अर्थ पर जैसे कार्स को पार्क करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, वैसे ही स्पेस में जब कोई एयरक्राफ्ट जाता है तो उसे पार्क करने के लिए भी इस तरह की एक स्पेशल जगह चाहिए होती है और इसी
जगह को डॉकिंग पोर्ट कहते हैं। अब इस अमेरिका वाली साइड पर मॉड्यूल्स कॉमन बर्थिंग मैकेनिज्म पर काम करते हैं। कॉमन बर्थिंग मैकेनिज्म एक सिस्टम है जो आईएसएस पर बड़े मॉड्यूल्स जोड़ने का काम करता है। मोरओवर हर मॉड्यूल में इनमें से कोई एक कंपोनेंट हो सकता है। एक तो है एक्टिव बर्थिंग पोर्ट और दूसरा है पैसिव बर्थिंग पोर्ट। तो होता कुछ ऐसा है कि जब एक मॉड्यूल या स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस के साथ कनेक्ट करना होता है तो ये दोनों पोर्ट्स कुछ इस तरह से आपस में अलाइन होते हैं और बर्थिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद में वेस्टिब्यूल के बीच इस जगह को एयर टाइट किया जाता है। फर्दर इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच कनेक्शन जोड़े जाते हैं और इस तरह का एक वाइड प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया जाता है। ये सब होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स इजीली एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, आईएसएस पर जो स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। जैसे अलग अलग देशों में प्लग्स और सॉकेट्स अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे ही अलग अलग स्पेसक्राफ्ट के डॉकिंग सिस्टम्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर यूज किया जाता है जिसे प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर कहा जाता है। अब ये प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर को आप यूनिवर्सल ट्रैवल एडेप्टर की तरह ही समझ लो। बस इस केस में ये प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर इन स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है और ये किसी भी तरह के डॉकिंग पोर्ट में फिट हो जाता है। कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स का यूज करके ही आईएसएस को असेंबल किया जाने लगा। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जिनको आईएसएस के बाहर जाकर ही कनेक्ट करना था। ये काम स्पेस शटल के अंदर से नहीं किया जा सकता था, इसलिए ही एस्ट्रोनॉट्स ने इस तरह लिटरली स्पेस में जाकर कुछ पार्ट्स को केयरफुली इंस्टॉल किया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये रियल क्लिप जहां एक एस्ट्रोनॉट आईएसएस को रिपेयर कर रहा है। इसी प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म्स में स्पेस वॉक कहा जाता है। स्पेस वॉक का मतलब होता है जब कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर स्पेस में काम करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग पर इस तरह से लटक रहा एक बंदा खिड़कियां साफ करता है। उसके पास एक सेफ्टी हार्नेस या रस्सी होती है जो उसे उस बिल्डिंग से जोड़े हुए रखती है ताकि वो सेफ रहे। अब स्पेस वॉक भी कुछ ऐसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप के बाहर जाते हैं। उनके पास एक स्पेशल स्पेस सूट और एक सेफ्टी टेथर होता है जो उन्हें स्पेसशिप से जोड़े रखता है। इनफैक्ट ये स्पेस वॉक्स करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी कॉमन है और आईएसएस में रिपेयर्स करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक करते ही रहते हैं। बट द मेन थिंग इज ये स्पेस वॉक्स केयरफुली प्लान्ड होती हैं और सेफ्टी की वजह से मैक्सिमम 8 घंटे तक ही लिमिटेड होती हैं। आई होप अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आईएसएस आखिर बना कैसे है। और ध्यान से फिर से देख लो, ये है पूरा बना हुआ स्पेस स्टेशन। वैसे आपने एक चीज सोची कि ये एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से इतनी दूर हैं जहां ना ऑक्सीजन है और ना ही कोई सुविधा है, तो यहाँ लोग सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, वो लोग स्पेस में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? तो देखो, एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन के जिस हिस्से में रह सकते हैं वो है ये प्रेशराइज्ड मॉड्यूल। इन प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स का प्राइमरी काम है एक सील्ड एयर टाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो अर्थ जैसी एयर कंडीशंस और ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन रखता है। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सेफ रहते हैं और उन्हें स्पेस सूट्स पहनकर नहीं रहना पड़ता है। जैसे ये रियल क्लिप्स देखो, आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट्स के घूम रहे हैं। एक बात आपने नोटिस की, आईएसएस पर कोई भी बंदा पैरों पर नहीं चल रहा है, सब लोग फ्लोट ही कर रहे हैं। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रोग्रेविटी। काफी लोगों को लगता है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है। अरे नहीं भाई, स्पेस में जीरो ग्रेविटी नहीं होती, बल्कि माइक्रोग्रेविटी होती है। मतलब ग्रेविटी हर जगह होती है, इवन स्पेस में भी, लेकिन बहुत वीक होती है। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में फ्लोट करते दिखते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो और उनका स्पेसक्राफ्ट फ्री फॉल में होते हैं। आईएसएस जैसे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के अराउंड घूमते वक्त कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। बस इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस फील होती है। तो स्पेस में जीरो ग्रेविटी नहीं बल्कि माइक्रो ग्रेविटी होती है। अब देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं जो उनके रहने, काम करने और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। एक बार इन फीचर्स को भी देख लो। सबसे पहला है ये स्लीपिंग क्वार्टर्स यानी कि रहने के लिए कमरा, दूसरा है बाथरूम, तीसरा है जिम, चौथा है ये क्यूपोला जो कि एक तरह की विंडो है। अब इस वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने जा रहा है। देखो, आईएसएस में कुछ इस तरह के 7 स्लीपिंग क्वार्टर्स बने हुए हैं। हर स्लीपिंग क्वार्टर का साइज एक फोन बूथ जितना होता है। इसमें एक स्लीपिंग बैग फिक्स्ड होता है जिसमें एक बंदा इजीली सो सकता है। ये स्लीपिंग बैग्स दीवार से कुछ इस तरह वेलक्रो के जरिए अटैच्ड होते हैं ताकि बंदा सोते सोते हवा में ना फ्लोट करने लग जाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बाथरूम फैसिलिटीज एकदम अलग हैं क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। इसी रीजन से यहाँ बाथरूम को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये है टॉयलेट, यानी यहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक्सक्रीट करते हैं और ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है यही यूरिन करने के लिए सिस्टम है। अब सुनो सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉट्स अपना ही पेशाब पीते हैं तो क्या आप बिलीव करोगे? हाँ, ये सच है। यूरिन ट्यूब के जरिए ये यूरिन आईएसएस पर मौजूद ही वाटर रिकवरी सिस्टम में जाता है और उसे फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। वाटर रिकवरी सिस्टम यूरिन के साथ साथ आईएसएस पर मौजूद पसीना और किसी भी तरह के मॉइस्चर को रिसाइकल करके पानी में बदल देता है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट को एक स्पेशल कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और बाद में इसे एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट में डाल के वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। ये है आईएसएस का जिम। अब आईएसएस पर ये जिम क्यों बनी हुई है ये समझने के लिए आपको फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो है माइक्रोग्रेविटी। देखो, जब हम अर्थ पर होते हैं तो हमें
हमेशा एक फोर्स हमें नीचे की तरफ खींचती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ जाते हो ग्रेविटी का इफेक्ट कम होने लग जाता है। पहले भी बता चुका हूँ कि आईएसएस पर ग्रेविटी बिल्कुल जीरो तो नहीं होती, लेकिन इतनी कम होती है कि हर चीज फ्लोट करने लगती है। इसे ही हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। इस माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट का ह्यूमन बॉडी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। इसी रीजन से स्पेस में एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आईएसएस पर एटलीस्ट 2 घंटे एक्सरसाइज करना मस्ट है, जिसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस दोनों ही शामिल हैं। अपने हार्ट, लंग्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आईएसएस पर ये ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर और एडवांस्ड रेसिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस मौजूद हैं। अभी रिसेंटली आपने ये न्यूज जरूर देखी होगी, सुनीता विलियम्स एक्सपीरियंसिंग हेल्थ इश्यूज, नासा एस्ट्रोनॉट अंडरगोज आई चेक इन स्पेस। नासा वालों ने सुनीता विलियम्स के टेस्ट क्यों करवाए? क्योंकि उन्हें पता है स्पेस में लंबे टाइम तक रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। स्पेस में मौजूद माइक्रोग्रेविटी का असर धीरे धीरे एस्ट्रोनॉट्स के शरीर को कमजोर कर देता है। इनफैक्ट ये इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट है कि एस्ट्रोनॉट्स की जान तक जा सकती है। देखो, ये है पर्सन एक्स। इमेजिन करो, ये पर्सन एक्स बहुत महीनों से इस आईएसएस पर रह रहा है। एक एक करके समझते हैं कि इस बंदे के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। अभी जो स्क्रीन पर मसल या मांसपेशी आपको दिखाई दे रही हैं, वो है हेल्दी मसल्स। अर्थ पर जब हम अपनी मसल्स को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहती हैं, लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की वजह से इन मसल्स का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड होता है। रिजल्ट, मसल्स धीरे धीरे इस तरह अपनी स्ट्रेंथ और साइज खो देती हैं। इसी को मेडिकल टर्म्स में मसल एट्रोफी कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो ये पर्सन एक्स फेस करने वाला है वो है बोन डेंसिटी लॉस। बोन डेंसिटी लॉस का मतलब है कि हड्डियां धीरे धीरे पतली और कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों का घनापन यानी कि बोन मास कम हो जाता है। कैसे? अर्थ पर हमारी हड्डियां हमेशा एक प्रोसेस से गुजर रही होती हैं जिसे बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में 2 तरह के सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक तरह के क्लीनअप क्रू हैं। ये पुरानी या डैमेज्ड हड्डी को तोड़कर स्पेस बनाते हैं ताकि नई हड्डी बन सके। वहीं दूसरी तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बिल्डर्स होते हैं, यानी कि नई हड्डी का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थ पर यह प्रोसेस बैलेंस में रहता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का प्रेशर होता है और बोन रिमॉडलिंग कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन स्पेस में सब कुछ अलग होता है क्योंकि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी है। इस वजह से ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फॉलोइंग दिस, एस्ट्रोनॉट्स को हद से ज्यादा बोन डेंसिटी लॉस का सामना करना पड़ता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हर महीने अपनी बोन्स की 1 से 2% डेंसिटी लूज कर सकते हैं, स्पेशली इस स्पाइन, पेल्विस और लेग्स वाली रीजन में से। कहने का मतलब यह है कि जो बोन मास लॉस अर्थ पर 1 साल में होता है वही स्पेस में 1 महीने में ही हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एस्ट्रोनॉट्स की बोन्स से कैल्शियम कम होने लगता है और उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। और तभी एस्ट्रोनॉट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ वेल नोन एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने बोन लॉस फेस किया है वो हैं स्कॉट कैली। साल 2015 में लगभग 1 साल तक आईएसएस पर रहने के बाद स्कॉट कैली ने अपने लेग्स और स्पाइन में सिग्निफिकेंट बोन डेंसिटी लॉस देखा। पैगी विटसन, पैगी ने स्पेस में 665 दिन बिताए, जो कि एक फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे ज्यादा है। उन्होंने भी लॉन्ग मिशन से आने के बाद बोन डेंसिटी लॉस फेस किया है। वलेरी पोलिकोव, रशियन कॉस्मोनॉट वलेरी ने 437 दिन कंटिन्यूअस स्पेस में बिताए, जिसके बाद उन्होंने भी बोन डेंसिटी लॉस एक्सपीरियंस किया। ये एस्ट्रोनॉट्स ऑफिशियली ऑस्टियोपोरोसिस से सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेस की माइक्रोग्रेविटी के कारण इनका बोन डेंसिटी लॉस एग्जैक्टली उसी प्रकार का है जो ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। अब अगर तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि स्पेस में लंबे समय तक रहने से हार्ट कमजोर हो जाता है। आई होप आप सबको ये पता ही होगा कि हमारा हार्ट इस तरह से ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। स्पेस में जब कोई ग्रेविटी ही नहीं होती तो हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। इसी वजह से हार्ट कुछ इस तरह से श्रिंक होकर गोल सी शेप का हो जाता है। स्पेस में इनिशियली एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स चेस्ट और हेड की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसी रीजन से उनका फेस कुछ इस तरह से थोड़ा पफ्ड अप लगता है और उसे स्पेस फेस बोला जाता है। इसके अलावा जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस अर्थ पर आते हैं तो उनके हार्ट और ब्लड वेसल्स को फिर से नॉर्मल ग्रेविटी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इससे उन्हें ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस हो सकता है। आसान भाषा में बोलूं तो खड़े होने पर चक्कर आते हैं और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से चौथी प्रॉब्लम भी डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो है बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस होना। इसकी वजह से SANS यानी कि स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम का जन्म होता है। ये देखो, ये है नॉर्मल आंख। स्पेस में प्रेशर की वजह से आंख का शेप कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाता है, स्पेशली द बैक पार्ट ऑफ द आई। जब आंख का शेप चेंज होता है तो विजन ब्लर होने लगता है। इसके अलावा आंख के पीछे ये जो आपको नर्व दिखाई दे रही है, ये है ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व का काम है आंख से ब्रेन को सिग्नल भेजना। ये सिग्नल वो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो हम देखते हैं ताकि ब्रेन इमेजेस को प्रोसेस कर सके। स्पेस में रहने की वजह से ये ऑप्टिक नर्व इस तरह से सूज जाती है। इससे विजन प्रॉब्लम्स और हेडेक होना शुरू हो जाता है। साइंटिफिक भाषा में इसे ऑप्टिक डिस्क एडिमा कहा जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि स्पेस में मौजूद रेडिएशंस की वजह से नई टाइप की बीमारियां और जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। स्पेस रेडिएशन डायरेक्टली एस्ट्रोनॉट्स के डीएनए को डैमेज कर सकता है, जिससे उन्हें कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर रेडिएशन एक्सपोजर के कारण जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म और एग सेल्स में म्यूटेशन होते हैं तो ये
जेनेटिक चेंजेस अगले जनरेशंस तक में पास ऑन हो सकते हैं। इसी के चलते नासा ने स्पेस में इंसान के शरीर पर होने वाले असर को समझने के लिए एक ट्विन स्टडी की थी। इस स्टडी में आइडेंटिकल ट्विन एस्ट्रोनॉट्स स्कॉट कैली और मार्क कैली का कंपैरिजन किया गया। स्कॉट ने लगभग 340 दिन आईएसएस पर बिताए, जबकि मार्क अर्थ पर ही रहे। स्टडी की फाइंडिंग्स काफी इंटरेस्टिंग है। उस स्टडी की फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी और उनको समझने से पहले एक बार बायोलॉजी का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, ये है ह्यूमन सेल, इसमें है ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में मौजूद है ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए के लंबे स्ट्रैंड्स। डीएनए वही मॉलिक्यूल है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जीन। ये जीन हमारी बॉडी के ट्रेट्स को कंट्रोल करता है और पेरेंट से बच्चों में पास ऑन भी यही होता है। अब स्पेस में रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी के कारण स्कॉट के जीन्स में काफी चेंजेस देखे गए। स्कॉट के कुछ जीन्स लॉन्ग टर्म बदलाव दिखाने लगे, जिन्हें स्पेस जीन्स का नाम दिया गया। इनमें मेनली वो वाले जीन्स शामिल थे जो डीएनए रिपेयर, बोन फॉर्मेशन और इम्यूनो सिस्टम पर इंपैक्ट करते हैं। एक बार ये क्रोमोसोम देखो, इसके एंड पर आपको ये अलग सा एक रीजन दिख रहा है, ये है टेलोमियर। टेलोमियर का काम है डीएनए को घिसने और उलझने से बचाना। जिस तरह से आपकी शू लेसेस के एंड पर प्लास्टिक कैप होती है जो लेस को घिसने से बचाती है, ठीक वैसे ही क्रोमोसोम्स के एंड पर ये टेलोमियर्स होते हैं जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्कॉट के क्रोमोसोम्स में मौजूद जो टेलोमियर था वो स्पेस में जाके तो लंबा हो गया, लेकिन अर्थ पर वापस आते ही छोटा भी हो गया। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि स्कॉट को बोन डेंसिटी लॉस तो हुआ ही था। तो आप समझ पा रहे हो स्पेस में लंबे टाइम तक रहने से इंसान क्या क्या चेंजेस फेस कर सकता है। चलो अब मैं आपको आईएसएस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाता हूँ। ये जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है ये है क्यूपोला। ये खिड़की एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। यहाँ से खड़े होकर देखने पर अर्थ का एक वीआईपी व्यू देखने को मिलता है। क्योंकि आईएसएस पर हर चीज एकदम मैकेनिकल है, ये व्यू एस्ट्रोनॉट्स को अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखने में मदद करता है। आईएसएस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। आईएसएस पर फूड और प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं। रीजन बीइंग फ्यूचर स्पेस मिशंस जैसे मार्स मिशन के लिए रेडी होना। एस्ट्रोनॉट्स वेजी सिस्टम का यूज करके प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसको आप एक छोटा सा होम गार्डन मान सकते हो। इसमें प्लांट्स को मिट्टी के बिना एक पिलो सिस्टम में ग्रो किया जाता है। बेसिकली ये प्लांट पिलोज मिट्टी का काम करते हैं जो कैल्शियम क्ले और फर्टिलाइजर से मिलकर बना होता है। इसमें सीड्स ऑलरेडी प्लांटेड होते हैं। क्योंकि स्पेस में सनलाइट का एक्सेस लिमिटेड होता है, इसलिए ही रेड, ब्लू और ग्रीन एलईडी लाइट्स का यूज करके प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी दी जाती है। इसके अलावा स्पेस में पानी फ्लोट करता है, इसलिए ही प्लांट्स को पानी देने के लिए स्पेशल विक सिस्टम यूज होता है जो रूट्स तक सही हाइड्रेशन पहुंचाता है। अब तक लेटुस, मूली और गेहूं जैसे प्लांट सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं। ये देखो, ये रियल इमेजेस हैं स्पेस में उगाए गए प्लांट्स की। एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है वो है पानी। अर्थ पर तो पानी कैसे फ्लो करता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन स्पेस में पानी इस तरह के बबल्स या ग्लोब्यूल्स की तरह फ्लोट करता है। इसका रीजन है सरफेस टेंशन। एस्ट्रोनॉट्स इस तरह के वाटर बैग्स में पानी पीते हैं ताकि पानी इधर उधर फ्लोट ना करने लगे। इन वाटर बैग्स में एक स्ट्रॉ होता है जो वन वे वॉल्व के साथ अटैच्ड होता है, जिससे आप पानी को सिप करके पी सकते हो। अगर आप स्पेस में ग्लास में पानी डालने की कोशिश करोगे तो पानी हवा में गोल गोल घूमने लगेगा। पानी के फ्लो की एक रियल वीडियो आपको दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में खाना कैसे खाया जाता है। तो देखो, खाना इस तरह से वैक्यूम सील्ड पाउचेस और कैंस में स्टोर्ड होता है। अब आईएसएस पर खाना बनाया तो नहीं जा सकता, इसलिए ही डिहाइड्रेटेड फूड्स को वाटर डिस्पेंसर की मदद से रिहाइड्रेट किया जाता है, जिससे आप सूप्स और नूडल्स जैसे फूड्स को इजीली प्रिपेयर कर लेते हो। यहाँ एक छोटा सा ओवन भी है जिससे खाना गर्म किया जा सकता है। स्पेस के लिए कोई अलग टाइप के बर्तन नहीं होते, वही जो अर्थ पर यूज होते हैं वही सेम वहाँ भी यूज होते हैं। बस फर्क इतना सा होता है कि इन सब बर्तनों को इस तरह से वेलक्रो या मैग्नेट से चिपका कर रखा जाता है, वरना ये बर्तन पूरे स्पेस स्टेशन में ही उड़ते रहेंगे। आईएसएस का फ्यूचर अब स्लोली एंड की तरफ जा रहा है। करंटली प्लान्स ये है कि साल 2030 तक आईएसएस को ऑपरेट किया जाएगा, बट उसके बाद आईएसएस को रिटायर कर दिया जाएगा। रीजन, ये स्टेशन पुराना हो चुका है और इसे मेंटेन करना काफी कॉस्टली होता जा रहा है। प्लस ऑलमोस्ट हर कंट्री अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन प्लान कर रही है। जैसे चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन तियानगोंग साल 2021 में लॉन्च कर भी दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर की लाइफ काफी एक्साइटिंग दिखती है, लेकिन सुनीता विलियम्स का वहाँ फंस जाना हमें याद दिलाता है कि ये सब काफी रिस्की भी है। आप कमेंट्स में बताओ कि अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिले तो जाओगे कि नहीं। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से बताया है कि नट्टी पट्टी एक्सीडेंट कैसे हुआ था। क्लिक करो और जरूर देखो।